नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर दुबे। प्राचीन भारत इतिहास की श्रृंखला में हमने प्राचीन भारत इतिहास जानने के स्रोत को अच्छे से जान लिया था, जिसके अंतर्गत हमने पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रा वृत्तांत हमने देख लिया था। अब बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं प्राचीन भारत इतिहास का महत्व क्या है, जो कि हमारी मुख्य परीक्षा का विषय भी है। तो प्राचीन भारत इतिहास का महत्व, इससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो पहले तो आप ये जान लीजिए। हमसे ये इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में और पीएससी में पूछे जाते हैं कि प्राचीन भारत में जो अतीत की घटनाएं हुई, वो वर्तमान में चल रही घटनाओं के लिए कितने हद तक जिम्मेदार हैं, यानी अतीत के अनुभव वर्तमान में क्या प्रासंगिकता रखते हैं। इस प्रकार के तार्किक क्वेश्चन बनते हैं इससे। और प्रीलिम्स में तो इसका ज़्यादा हिस्सा नहीं है, लेकिन मेंस में इसका बहुत बड़ा रोल है और इसे की पॉइंट में हमें नोट करना है। आपकी समस्या का समाधान हमने कर दिया है। जो पहले बोर्ड में की पॉइंट बहुत सारे लिखे रहते थे, कोडिंग, वो आपको समझ में नहीं आते थे, इसलिए हमने क्या किया है, इसलिए हमने किया है ये कि इसको एक शॉर्ट पेज में लिख दिया है, इन की पॉइंटों को जो हम आपको समझा रहे हैं। इसके बाद आप इसको इजीली रिवाइज कर लेंगे और पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, तो इसको लिखते चलेंगे या इन्हीं का प्रिंट लेके आप एक नोट्स तैयार कर लेंगे। चलिए बात करते हैं प्राचीन भारत इतिहास के महत्व की। तो प्राचीन भारत इतिहास का महत्व क्या है, आप जानते हैं भारत अनेक संस्कृतियों का देश रहा है। कई विदेशी संस्कृतियां हमारे यहाँ आई, पर हमारी संस्कृतियों को परिवर्तित नहीं कर पाई, हमारी भाषाओं को प्रभावित नहीं कर पाई। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि कई विदेशी आक्रमण हमारे देश में समय समय में हुए, विदेशी आक्रमण समय समय में हुए और विदेशी हमारी भारतीय सीमा में लगभग घुसने में कामयाब रहे समय के साथ। लेकिन धीरे धीरे वो भारत की संस्कृति देखने लगे और संस्कृति देखते देखते वो उसी ही संस्कृति में रच बस गए, ना कि वो अपनी संस्कृति में भारतीयों को ढाल पाए। कहने का तात्पर्य आप समझ गए। वो बाहर से अपनी संस्कृति ले आए, लेकिन अपनी संस्कृति ही भूल गए। बाद में उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया कि ये भारतीय हैं कि विदेशी हैं। कुछ इस प्रकार की अवस्था हो गई उनकी। तो कितनी खास बात है हमारे संस्कृति की कि उसने विदेश की संस्कृति को भी अपने अंदर समाहित कर लिया। इसीलिए हमारी संस्कृति उदार संस्कृति कहलाती है। अब हम बात करते हैं सभ्यता की। हमारी संस्कृति से पहले सभ्यता की बात ना हो, ऐसा कैसे संभव है। तो सभ्यता के बारे में छोटी सी एक सरल परिभाषा लिखेंगे, क्योंकि कठिन परिभाषा आपको किताबों में मिल जाएगी। तो सभ्यता क्या है, तो सभ्यता क्या है इसके बारे में लिखिए। क्रमबद्ध आचरण के साथ विषय परिस्थितियों का ज्ञान होना व उनके अनुरूप आचरण प्रस्तुत करना जो कि सामूहिक हो, सभ्यता कहलाता है। ये परिभाषा आप लिख लीजिए कि सभ्यता क्या है। क्रमबद्ध आचरण के साथ विषय परिस्थितियों का ज्ञान होना एवं उनके अनुरूप आचरण प्रस्तुत करना जो कि सामूहिक हो, उसे सभ्यता कहते हैं। कहने का मतलब ये कि पूरा का पूरा समूह जब एक जैसी क्रिया करता है, एक जैसा आचरण प्रस्तुत करता है, उसकी दैनिक गतिविधि एक जैसी रहती है, उसके ज्ञान का लगभग औसत एक जैसा रहता है, इस तरह की समस्त गतिविधि को हम सभ्यता में परिभाषित करते हैं, सभ्यता में लिखते हैं। सभ्यता की सामान्य भाषा जो कि हमारे भाई बंधु जीरो से शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी है। ये क्लास सबसे ज़्यादा फायदेमंद उनके लिए है जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं पढ़ा है, शून्य से शुरू कर रहे हैं। इसलिए हम कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट को भी पकड़ के चलेंगे, ताकि मेन ध्यान हमारा उन्हीं पे है जो एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो शुरुआत से ही इसीलिए हम पकड़ के चल रहे हैं बेस से। तो सभ्यता क्या है, सभ्यता कहने का मतलब ये, बिना ज्ञान के सभ्यता तो आती नहीं। व्यक्ति ज्ञानी होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए उसके आसपास के क्षेत्र में,
स्वच्छता होने के साथ वो जो काम कर रहा है उसमें सामूहिकता होनी चाहिए, मतलब उसके जैसे ही अन्य लोग भी काम करते हों। एक जो समूह होना चाहिए उसकी दिन की गतिविधि एक जैसी होनी चाहिए, जैसे खेती करने वाले खेती करते हैं, इसको भी हम सभ्यता के अंतर्गत ही रखते हैं। एक सामूहिक गतिविधि का जो आचरण होता है वो सभ्यता के अंतर्गत ही आता है। ये सभ्यता की एक परिभाषा है मूलभूत। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अनेकता में एकता वाला देश भारत रहा है। ये की पॉइंट है, मतलब ये मेंस का मैं डेटा लिखवा रहा हूं जिसको आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे। रॉ मटेरियल है ये, लिखिए अनेकता में एकता। अनेकता में एकता क्या है? मैंने बताया कि कई विदेशी भारत आए और भारतीय संस्कृति में रच बस गए। कई विदेशी भारत आए और भारतीय संस्कृति में रच बस गए। इनमें कौन सी प्रजातियां रहीं, कौन से विदेशी रहे, तो जानिए। पहले सबसे पहले हम आर्य के बारे में सुनते हैं। तो आर्य सबसे पहले आए उत्तरी आर्य। उत्तरी आर्य मतलब आप समझ रहे हैं, ये सिंधु घाटी क्षेत्र में, सिंधु क्षेत्र, सिंधु और गंगा क्षेत्र में आए ये उत्तरी आर्य। उसके बाद आए प्राक आर्य। प्राक आर्य ये मूलतः दक्षिण भारत यानी तमिल क्षेत्र में और पूर्वांचल क्षेत्र में आया। और यहीं बस गए, तो ये भी लिख लीजिए, वहीं बस गए। अब देखिए ये आए तो आए, अब इनके आर्यों के अलावा हम किनके बारे में जानते हैं? आर्यों के अलावा कौन आया है? तो आर्यों के अलावा हम सुनते हैं हूण आक्रमण आपने सुना होगा स्कंदगुप्त के टाइम पे। आपने शक शासकों के, जैसे शक शासक रुद्रदमन के बारे में सुना होगा, जूनागढ़ अभिलेख। तो ये शक आए, ये सब विदेशी आक्रमण करता थे। हूण हो चाहे शक हो, ये कौन थे? ये विदेशी आक्रमण करता थे। ये भारत में लूटपाट और साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन भारत की संस्कृति में ही रच बस गए। फिर बात करते हैं इनका योगदान क्या रहा है। इनका योगदान क्या रहा है? ये भारत में आए, भारत में रहने लगे और भारत को इन्होंने क्या दिया है? तो लिखिए योगदान में इन्होंने क्या दिया है। तो योगदान में ये भारतीय संस्कृति में सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला, इनके क्षेत्र में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इनका योगदान सामाजिक क्षेत्र में रहा, मतलब सामाजिक व्यवस्था में ढल गए ये। शिल्पकला, वास्तुकला, शिल्पकला, वास्तुकला, इन क्षेत्रों में इन्होंने उन्नत काम किया, उन्नत कार्य किया। पहली बात तो रही ये, इनका योगदान भारतीय संस्कृति में इस प्रकार रहा, भारतीय संस्कृति में कुछ इस प्रकार रहा कि सामाजिक व्यवस्था के आदी हो गए और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप चलने लगे। उसके बाद आप देखेंगे चाहे वास्तुकला हो, चाहे निर्माण की शैली हो, चाहे डिजाइन की शैली हो, ये पूरा का पूरा कार्य भारतीय संस्कृति के अनुरूप यानी भारतीय वास्तुकला के अनुरूप करने लगे। और जब ये विदेशों में गए, जैसे यूनान के लोग जब भारत से यूनान वापस गए, तो उसने भारत की पद्धतियों का, भारत की वास्तुकला का उपयोग यूनानी संस्कृति में किया। और यूनानी संस्कृति में करने के बाद इंडो यूनानी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। कहने का मतलब ये। फिर बात करते हैं भारतीय संस्कृति में ये तो ऐसे मिल गए। लिखिए भारतीय संस्कृति में ये ऐसे मिल गए कि इनका मूल रूप जानना मुश्किल हो गया। कहने का मतलब ये भारतीय संस्कृति में इस तरह ये समाहित हो गए कि इन्हें हम पहचान भी नहीं पाए कि ये भारतीय हैं या विदेशी हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति ने इन्हें पूरी तरह ढक लिया था। और कहीं ना कहीं जब भारत में रहने लगे तो ये मानने लगे कि हम भी भारतीय संस्कृति के अंग हैं, ये हमारा देश है,
भले ये विदेशी थे लेकिन एक समय बाद भारत भी उन्हें अपनी धरती लगने लगा। इसलिए भारत में ये संस्कृति को अपनाते गए और भारत की सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप आचरण करते गए। कहने का मतलब ये कि भारत के लोग जैसे रहते थे विदेशी भी धीरे धीरे वैसे रहने के आदी होने लगे। ये आप लिखते चले क्योंकि ये मेंस में बहुत काम आने वाला है। फिर बात करते हैं देखिए भारतीय संस्कृति के बारे में बात करें। भारतीय संस्कृति की आप बात करें, मान लीजिए यह भारत है। भारत चारों तरफ से आप जानते हैं देशों से घिरा हुआ है। और पहले भारत अखंड भारत हुआ करता था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तिब्बत वाला क्षेत्र, म्यांमार, भूटान, इधर श्रीलंका वाला पूरा क्षेत्र भारत में हुआ करता था। इनकी अपनी एक अलग संस्कृति हुआ करती थी जो कि भारतीय क्षेत्र से ही जुड़े थे, लेकिन इनकी जो संस्कृतियां थी ये भारत को चारों तरफ से बांध के रखती थी। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं हिंद यूनानी संस्कृति, हिंद अफगान संस्कृति का क्या मतलब? हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों की मिलजुली संस्कृति, मिलजुल के जो संस्कृति उन्होंने बनाई। आदि अफगानिस्तान की संस्कृति का समावेश, आदि भारतीय संस्कृति का समावेश। जब आप अफगान के आसपास वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो देखते हैं वो भारतीय के अनुरूप आचरण करते हैं। भारतीय के अनुरूप उनका कई जगह सामाजिक व्यवस्था होती हैं, भारतीय के अनुरूप उनकी कुछ परंपराएं होती हैं। ऐसा आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान में देखने को पाते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत के अखंड हिस्से तो थे ही। जब सम्राट अशोक थे तब ये भारत से बंधा हुआ क्षेत्र था, लेकिन समय के साथ ये अलग हो गया। वो एक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया है जिसको हम आगे देखेंगे। फिर बात करते हैं ये जो प्राक आर्य, देखिए जो उत्तरी आर्य आप पढ़ते हैं, ये उत्तरी आर्य कौन है? उत्तरी आर्य ये है जो उत्तरी भारत में आए और गंगा के क्षेत्र गंगा और सिंधु नदी के क्षेत्र तक इनका विस्तार रहा। ये थे उत्तरी वैदिक आर्य, उत्तर वैदिक आर्य। वैदिक काल में आप आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। आर्य का अर्थ होता है प्रजाति श्रेष्ठ। आप कहीं पे लिख लीजिए, आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का मतलब होता है प्रजाति श्रेष्ठ। आर्य का मतलब प्रजाति श्रेष्ठ। और देखिए प्रजाति श्रेष्ठ के साथ मतलब इनमें क्या विशेषता? गोरी चमड़ी वाले होते हैं ये, है ना। सुंदर यौवन अवस्था रहती है इनकी। कहने का मतलब शरीर से हष्ट-पुष्ट, देखने में गोरे। इसी कारण से जब हम प्राक आर्य पढ़ते हैं यानी तमिल क्षेत्र के आर्यों के बारे में जानकारी देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि तमिल क्षेत्र में जो लोग पाए जाते थे उनकी स्किन ब्लैक होती थी, तो इनसे हमेशा विरोधाभास रहता था। तो जो प्राक आर्य है, प्राक आर्य के बारे में, ये जो प्राक आर्य है, ये आपने प्राक आर्य के बारे में लिखा है। प्राक आर्य दक्षिण भारत में थे, तो इनकी चूंकि शारीरिक संरचना तापमान के कारण अलग थी, इनके चेहरे का रंग और इनका हाव भाव, इनके रहने का तरीका वहां के तापमान और जलवायु के कारण थोड़ा प्रभावित था। इसलिए ये जो उत्तर वैदिक आर्य थे ये हमेशा दक्षिण भारतीय आर्य को बोलते रहे ये अनार्य है, मतलब आर्य हो ही नहीं सकते, क्योंकि आर्य का मतलब प्रजाति श्रेष्ठ, शरीर से बलवान और चेहरे से सुंदर और चमड़ी उनकी गोरी होनी चाहिए, स्किन गोरी होनी चाहिए। वे स्वयं को भगवान की संतान ही मानते थे आर्य। तो इसलिए आर्यों में भी विरोधाभास रहा। पहली बात तो रही ये, तो ये आप अच्छे से लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं। अब देखिए, लेकिन प्राक आर्य के जो कुछ ग्रंथ हैं यानी तमिल भारत के जो ग्रंथ हैं, लिख लीजिए, तमिल क्षेत्र या प्राक आर्य के जो ग्रंथ हैं, प्राक आर्य के जो ग्रंथ हैं उसमें आप देखेंगे कि जो प्राक आर्य के ग्रंथ में विवरण दिया हुआ है
वैसा ही विवरण वैदिक ग्रंथों में भी दिया गया है। यानी ऊपर के क्षेत्र में जो आर्य रहते थे, उत्तरी आर्य के ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में वैसा ही उल्लेख मिलता है जैसा प्राक आर्य के ग्रंथों में। तो इससे यह पता चलता था कि ये भी वैदिक आर्य ही थे, यानी आर्यों की ही एक शाखा थे, भले दोनों ही आर्यों में विरोधाभास था। लिख लीजिए। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज है पाली और संस्कृत भाषा का विकास कहां पे हुआ। गंगा की तलहटी वाले क्षेत्र में। ये मान लीजिए गंगा है, तो गंगा के क्षेत्र में पाली और संस्कृत भाषा का उद्गम हुआ। पाली और संस्कृत भाषा का उद्गम गंगा और उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ। लेकिन खास बात यह देखिए कि इनका जो संकलन है वो तमिल ग्रंथों में भी मिलता है। यानी पाली और संस्कृत भाषा का जो विवरण है वो तमिल ग्रंथों में, जिन्हें हम संगम कहते हैं, लिख लीजिए, तमिल ग्रंथ जिन्हें हम संगम कहते हैं, उनमें भी पाली और संस्कृत भाषा का विवरण मिलता है। लिख लीजिए। तो लिख लिया। अब देखिए, इन्हें हम संगम कहते हैं तमिल ग्रंथों को। आप जानते हैं जब आप पढ़ेंगे साउथ भारत का इतिहास या दक्षिण भारत के इतिहास, तो संगम ग्रंथ क्या होते हैं, इनके बारे में हम संगम के बारे में एक एक चर्चा करेंगे। अब आप पूर्वांचल क्षेत्र जानते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र का कहने का मतलब झारखंड वाला क्षेत्र। झारखंड वाले क्षेत्र में आपने मुंडा जनजाति सुना होगा। तो मुंडा संस्कृति का जो उद्भव है वो कहाँ पे हुआ है, वो पूर्वांचल क्षेत्र में हुआ है, यानी झारखंड के आसपास वाले क्षेत्र में हुआ है। तो आप लिख लीजिए मुंडा संस्कृति का अस्तित्व पूर्वांचल क्षेत्र में रहा। लेकिन तमिल क्षेत्र मुंडा क्षेत्र से ज्यादा विस्तृत था। कहने का मतलब ये कि जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था वो झारखंड के आसपास यानी छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्र से ज्यादा बड़ा था, और वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों की संख्या और लोगों का जो स्थान था वो ज्यादा बड़ा था। इस कारण से मुंडा संस्कृति से हम ज्यादा बड़ा क्षेत्र हम कहाँ का मानते हैं, तमिल संस्कृति का। तो लिख लीजिए तमिल संस्कृति की व्यापकता का मतलब बड़ा होना। तो तमिल संस्कृति की व्यापकता मुंडा संस्कृति से कहीं ज्यादा थी। आपने ये लिख लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि मुंडा भाषा और जो वैदिक काल था, वैदिक काल तो आप समझ रहे हैं, आर्य सबसे पहले उत्तर भारत के क्षेत्र में आए, वहीं से वैदिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं और मुंडाकालीन जो ग्रंथ हैं या मुंडाकालीन जो भाषा है और वैदिक कालीन भाषा है, क्या उसमें कुछ समानता देखने को मिलती है? तो हाँ, मिलती है। विभिन्न विद्वान, इसको मैं मिटा देता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और नहीं भी किया होगा तो मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे माधवी क्लासेस, MAADHAVICLASSES, माधवी क्लासेस आप सर्च करेंगे तो वहां पे मेरा चैनल आ जाएगा जो अभी मैंने क्रिएट किया है। वहां पे आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। उसके अलावा आप नोट्स बनाते चले तो वो ज्यादा बेहतर है, और पीडीएफ से रिवाइज कर ले तो ज्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वैज्ञानिक क्या बोले। वैज्ञानिक का मानना था कि जो हिंदुस्तानी आर्य भाषा में कुछ शब्द मिलते हैं। हिंदुस्तान आर्य भाषा में कुछ शब्द मिलते हैं, जहां से फाहा,
फाहा, नौका, खंती। फाहा, नौका, खंती ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं जहां से फाहा, नौका, खंती ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं। ऐसे ही शब्द मुंडा भाषा में भी प्रयोग होते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि वैदिक काल में जो भाषा प्रयुक्त होती थी कहीं ना कहीं मुंडा भाषा से वो प्रभावित थी, यानी मुंडा भाषा के कुछ शब्दों का, कुछ अर्थों का समावेश, यानी कहने का मतलब कि मुंडा भाषा जो थी, तो मुंडा भाषा में जो सामान्य प्रचलन में कुछ शब्द थे, रोज हम जो शब्दों का प्रयोग करते थे, या कुछ ऐसे आश्चर्यजनक शब्द जो थोड़ा सा ऊर्जावान हों, जिन्हें बोलने पे थोड़ा सा अलग ही प्रतीत होता हो, उस तरह के तत्व, उस तरह की भाषा का प्रयोग वैदिक काल में हुआ है, यानी उत्तर वैदिक काल में हुआ है। इस कारण से फाहा, नौका, खंती ये मुंडा शब्द हैं जो आर्यों के पास से भी प्राप्त हुए हैं। आर्य भी ऐसी भाषा में बोला करते थे। इस कारण से हम मानते हैं कि मुंडा संस्कृति और आर्य संस्कृति भी आपस में जुड़ी हुई थी। आपस में इन संस्कृतियों का, आपस में इनकी भाषाओं का आदान प्रदान हुआ है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। अब बात करते हैं द्रविड़ भाषा की। बात करें द्रविड़ भाषा की यदि हम बात करें तो द्रविड़ भाषा के बहुत से शब्द आर्य भाषा यानी उत्तरी आर्य से मेल खाते हैं। तो देखिए, जो दक्षिण भारत में भी भाषाएं प्रयोग होती थी, उनके भी कुछ शब्द उत्तर भारत में जो वैदिक परंपरा थी वहां ऐसे शब्द प्रयोग में लाए जाते थे। तो मुंडा संस्कृति के शब्द और दक्षिण भारत के शब्द कहीं ना कहीं वैदिक परंपरा से लिंक थे, वैदिक परंपरा से जुड़ाव रखते थे। इस कारण से हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक ही भाषा के विभिन्न रूप अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए थे, जिन्हें हम पहचानने में असमर्थ रहे हैं। आज के लिए हम केवल इतना ही रखते हैं प्राचीन भारत महत्व के पार्ट 1 में, और इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में क्रमबद्धता बन जाए। तो देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा है। तो पहले पढ़ा है हमने भाषा के बारे में, सभ्यता के बारे में। पढ़ा लिखा आदमी यदि क्रमबद्ध आचरण करता है तो उसे क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं उसकी। तो सभ्यता क्रमबद्ध आचरण का विवरण है जो कि ज्ञान आधारित होता है और सामुदायिक आधारित यानी समूह आधारित होता है, जो उसकी दैनिक दिनचर्या में प्रयुक्त होता है। फिर बात करते हैं, विभिन्न संस्कृतियां हमारे देश में आई, लेकिन संस्कृतियां आने के बाद भारत की संस्कृतियों को प्रभावित नहीं कर पाई, बल्कि उसी में रच बस गई और वहीं की वास्तुकला, शिल्पकला और अन्य कलाओं में अपना योगदान देती गई। और जब वहां से कुछ सीख के निकली तो भारत की संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में किया। उसके बाद हमने देखा कि भारतीय संस्कृति पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों तरफ से कई देशों की संस्कृति से घिरी हुई है। इस कारण से भारतीय संस्कृति का प्रभाव चारों दिशा में मिला जुला मिलता है। कहने का मतलब ये कि भारतीय संस्कृति बीच में थी, उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत और ये श्रीलंका वाला क्षेत्र। तो संस्कृतियां भले भारत के अखंड हिस्से थे, लेकिन संस्कृतियां तो एक ही थी। तो संस्कृतियां एक होने के कारण यहाँ भी भारतीय प्रभाव को हम देख सकते हैं। इसी कारण से हिंद अफगान संस्कृति, हिंद यूनानी संस्कृति, हिंद सिंघल संस्कृति, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसी कारण आसपास के क्षेत्रों में हिंदी भाषा प्रयोग में की जाती है, क्योंकि ये भारत के ही अखंड हिस्से थे। तो पहली बात तो हमने देख लिया ये। फिर दूसरी बात हमने देखा था कि द्रविड़ भाषा में और मुंडा भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द मिलते हैं जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में उपयोग किए गए हैं या उनके सामान्य भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक ही भाषा अलग अलग रूप में अलग अलग क्षेत्र में रही है। उसके बाद हमने क्या देखा कि संस्कृत, ये जो पाली और संस्कृत भाषा है, इसका विकास गंगा के तलहटी में हुआ है, गंगा के तलहटी क्षेत्र में हुआ है, और इसका विवरण हम तमिल ग्रंथ यानी साउथ के ग्रंथों में भी देखते हैं। इस कारण से ऐसा माना जाता है कि पाली और संस्कृत भाषा का विस्तार दक्षिण भारत तक था।
फिर हम देखते हैं कि जो मुंडा भाषा के कुछ शब्द हैं, मुंडा भाषा के शब्द हमें कहाँ मिलते हैं, तो मुंडा भाषा के शब्द हमें मिलते हैं वैदिक संस्कृति में, जैसे फाहा, नौका, खंती, ये शब्द मुंडा भाषा के हैं। और कुछ द्रविड़ भाषा के शब्द भी उत्तर वैदिक भाषा से प्रयुक्त होते हैं, यानी उत्तर वैदिक भाषा में बोले जाते हैं, उनकी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उनके भाषा आपस में मिलती जुलती है। इस कारण से हम कहते हैं कि द्रविड़ संस्कृति, मुंडा संस्कृति और वैदिक संस्कृति कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन विचारधारा की भिन्नता के कारण विद्वान अक्सर इन्हें अलग आंकते हैं। तो आज के लिए प्राचीन भारत के महत्व में इतना ही रखते हैं, और इसके बाद हम प्राचीन भारत के महत्व भाग 2 में देखेंगे कि किस प्रकार भारत अलग अलग धर्मों का देश रहा है और धार्मिक गतिविधियां यानी धार्मिक समन्वय किस प्रकार भारत में रहा है। उसके बाद हम देखेंगे भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। उसके बाद हम देखेंगे सम्राट अशोक के बारे में, सम्राट अशोक ने कौन से क्षेत्र विजित किए। चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा देखेंगे, जो कि 20 वर्ड का क्वेश्चन बन जाता है। फिर देखेंगे विदेशियों के बारे में, विदेशी यहाँ आए और विदेशियों ने किस प्रकार इंडस, सिंधु, हिंद इन नामों की परिकल्पना की। उसके बाद हम देखेंगे देशों में जो है संस्कृत का विकास कैसे हुआ, संस्कृत का विकास गुप्त काल में हुआ तो कैसे हुआ, और गुप्त काल के बाद भी संस्कृत ग्रंथ लिखे गए तो कैसे लिखे गए, रामायण महाभारत भी संस्कृत में लिखे गए तो क्यों लिखे गए, थोड़ा इसके बारे में भी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। और हमारे अतीत की ओर जाएंगे कि हमारे जो विद्वान हैं, जो हमारे ज्ञानवान लोग हैं, वो क्यों कहते हैं कि वैदिक की परंपरा की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती की बात करें, वेदों की ओर लौटो, उन्होंने एक नारा दिया था, तो ऐसा क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।